पिछले 7-8 साल में आप लोकतंत्र को हर दिन कमजोर होते हुए देख रहे हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि भाजपा शासित कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं कि दुनिया के किसी भी देश में जब भी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, तो जो सबसे पहली चोट पड़ेगी वो माइनॉरिटीज को पड़ेगी। और आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 7-8 साल में आप लोकतंत्र को हर दिन कमजोर होते हुए देख रहे हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि भाजपा शासित कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं। भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो लड़ाई बहुत मुश्किल है। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो। आइए इस नई लड़ाई में, इस नए निर्माण में हमारे सहयोगी बनिए, हमारे साथ चलिए, क्योंकि जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी, संविधान कमजोर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, तो मेरे भाई जो पहली चोट और बड़ी चोट पड़ेगी वो हमको, आपको पड़ेगी। आप महसूस कर रहे होंगे कि अल्पसंख्यकों पर तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। दुनिया की सबसे बहादुर तरीन कौम के सामने खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। विभाग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। देश के कोने कोने से आए हुए सिख समाज के तमाम प्रतिनिधियों से खामोशी रहे तो बेहतर है। हालांकि मैं बड़े हंगामों में बोलने का आदी हूं, लेकिन आज चाह रहा हूं कि बड़ी खामोशी रहे तो बेहतर है, क्योंकि बड़ी सार्थक बातचीत होनी है। मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि इस तरह की एक शुरुआत होनी चाहिए। जब मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया तो पार्टी ने मुझे ना तो बताया, और मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है। तो लेटर मिलने के बाद मैंने पहली बात जो सोची थी वो ये थी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं होता है। वो जो बाकी 5 और कम्युनिटीज़ हैं, उसमें सरदार भाई हैं, उसमें जैन भाई हैं, उसमें ईसाई भाई हैं, उसमें पारसी हैं, उसमें बौद्ध हैं, इन सबको मिला करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है। और मुझे सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन देना है, सबको बराबर प्रतिनिधित्व देना है। उस कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। हमसे पहले सामने बैठे हुए तमाम हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने ये बात कही भी है। देखिए, एक बात दिल में बिठा के जाइएगा कि दुनिया के किसी भी देश में जब भी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, तो जो सबसे पहली चोट पड़ेगी वो माइनॉरिटीज को पड़ेगी, वो अल्पसंख्यकों को पड़ेगी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अपने दिल में बिठा लीजिए। और आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 7-8 साल में आप लोकतंत्र को हर दिन कमजोर होते हुए देख रहे हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि भाजपा शासित कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि अल्पसंख्यकों पर तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। बात किससे कहा जाए, किसके सामने जाके अपना दर्द रखा जाए, ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब विकल्प क्या है, कैसे इसका हल निकलेगा, आज शायद इसीलिए हम यहां बैठे हैं। देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं और आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, कमोबेश हमारे दर्द एक जैसे हैं। नेताजी जिस कम्युनिटी से आती हैं, लगभग अब हमारी जमात में वो भी शामिल है, यानी जो दर्द का पैमाना है वो लगभग तीनों कम्युनिटीज़ का बराबर होता जा रहा है। हम निशाने पर हैं। आप सबने बहुत सारी बात कही कि प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। जब मैं अपने समाज के बीच में जाता हूं तो यही शिकायतें लगभग वहां भी हैं कि हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं और थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाऊं तो मैं ये पाता हूं कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। मैं अगर ईमानदारी से बोलूं
तो वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, जो देश का सर्वोच्च पद है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब को कांग्रेस ने इस देश का राष्ट्रपति बनाया। मैं अगर और थोड़ा सा ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि एंटोनी साहब को कांग्रेस ने इस देश का डिफेंस मिनिस्टर बनाया। मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि ऑस्कर फर्नांडीज साहब को कांग्रेस पार्टी ने कितनी बड़ी ताकत दी जब भी सत्ता रही। तो अगर मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि जब देश बंट रहा था उस तरफ से सदाएं आ रही थी कि इधर चले आओ, तुम्हारा मुल्क ये है, और इधर लाश लाश लहू लहू का मंजर था। ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और उन्हें अपनी पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया। अगर मैं थोड़ा और ईमानदार हो जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि वो कांग्रेस ही है जिसने इस देश का जो सबसे बड़ा पद है, जिसे संवैधानिक तौर पर माना जाए तो सबसे ताकतवर वाला पद है प्रधानमंत्री का, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। मैं थोड़ा सा और ईमानदार हो जाऊं, आजकल कई सारे लोग घूमते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाते, उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। मैं उंगलियों पे गिनाने पे आऊं तो सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। मैं पंजाब से बाहर निकल करके भी अगर आपसे बात करूं तो आप ये पाएंगे कि प्रतिनिधित्व रहा है, ऐसी बात नहीं कि प्रतिनिधित्व नहीं रहा। बूटा सिंह साहब का नाम कौन भूल सकता है। मौजूदा समय में भी केटीएस तुलसी साहब राज्यसभा में है, कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से, आप इस बात को जानते हैं। प्रतिनिधित्व रहा है। अब बात की आती है कि वो प्रतिनिधित्व और इतना सब होने के बावजूद कम्युनिटी असंतुष्ट क्यों है। ये मैं अपने समाज से भी कभी कभी जब सवाल करता हूं और आपके समाज में भी खड़ा होकर के अगर बात कर रहा हूं तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि जो चीजें नेताओं तक डिलीवर हुई वो कम्युनिटी तक क्यों डिलीवर नहीं हुई। इसमें गलती आला कमान की नहीं है। आला कमान ने क्या किया, उसने एक इमरान प्रतापगढ़ी को उठाया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया और इमरान प्रतापगढ़ी को कह दिया कि कम्युनिटी की समस्याएं सुनो, कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दो, लीडरशिप निकाल करके लेके आओ। अब अगर इमरान प्रतापगढ़ी बेईमान हो जाए तो आला कमान गलत थोड़ी है, गलती आला कमान की नहीं है। अगर महिला अध्यक्ष बना करके नेताजी को बिठाया तो इनका फर्ज है कि ये महिलाओं के लिए पार्टी में रिप्रेजेंटेशन तलाशें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, कमेटियों में महिलाओं को अपना महिला मोर्चा मजबूत करें। ये जिम्मेदारी इनकी है, आला कमान ने इनको ये जिम्मेदारी दे दी। अब मैं ये पाता हूं कि सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, इतने ताकतवर लोग रहे, इतने ताकतवर पार्टी के अंदर संगठन में या पदों पर रहे, उसके बाद भी कम्युनिटी असंतुष्ट है, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, आप सबका दर्द जायज है, मैं उससे भी इनकार नहीं करता। लेकिन ये जो दर्द है ये बांटने से कम होगा, ये दिल में रखने से कम नहीं होगा। आज शुरुआत मैंने इसीलिए की कि आप आए और मैं आपकी बात सुनूं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सुना ही नहीं जा रहा है, उनकी बात पार्टी का शीर्ष नेतृत्व न सुन रहा है, न उस तक बात पहुंच रही है। मैं पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी से मिला बनने के बाद तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं एक नई शुरुआत करने चल रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं अलग अलग समाज के लोगों से बैठ के बात करना चाहता हूं और वो सिलसिला मैं रोकूंगा नहीं, उसे सिर्फ मैं दिल्ली में नहीं करूंगा, उसे मैं हर प्रदेश स्तर तक ले जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि उसे जिले स्तर तक ले जाऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पूरी छूट है, जाओ इस तरह का कार्यक्रम करो, मेरी तरफ से जो सहयोग चाहिए वो बताना मुझे। ये है हमारी लीडरशिप। कितनी ईमानदारी से इस देश में डेमोक्रेसी को, संविधान को बचाने के लिए जो मेहनत इस वक्त राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी कर रहे हैं, आप खुद इस बात को मानते हैं। आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं, आप कांग्रेसी हो या ना हो, तब भी इस देश का हर अच्छा इंसान, अमन पसंद इंसान ये मानता है कि कांग्रेस ही इस देश को आगे ले जा सकती है। बात मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। लेकिन अगर यहां भी प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो हमारा एक वाइस चेयरमैन सिख समाज से है, हमारे सेक्रेटरी दिलीप राजपाल साहब सिख समाज से हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महेंद्र वोहरा जी हैं, वो सिख समाज से हैं। तो हमारे इस विभाग में भी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं इसे और बढ़ाना चाहता हूं। मेरा मकसद आपसे खाली बातचीत करना नहीं है, जबानी जमा खर्च वाली बात नहीं है, मैं रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाह रहा हूं। और मैं लगभग हर प्रदेश के अपने प्रदेश चेयरमैनों से यह कह रहा हूं
कि आप जिस समुदाय से हैं उसके बाद कोशिश करिए कि आपकी टीम में हर जिलेवार स्तर पर सिख समाज, जैन समाज, पारसी समाज है नहीं तो बौद्ध समाज, सबका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लोगों को लाइए। हम राजनीति में क्यों हैं? इसीलिए तो कि हमें सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले, हमें बिठाया जाए, हमें मंच मिले, हमें बोलने का मौका मिले, हमें अपने समुदाय की बात रखने का मौका मिले। हम राजनीति में इसीलिए हैं। आप अपना पैसा खर्च करते हैं। यहाँ मैं ऐसे तमाम बुजुर्ग देख रहा हूं जिनके पेशानी की झुर्रियां तक आ गई हैं, 50 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, शायद कुछ ना हासिल हुआ हो, मैं मानता हूं कि शायद कुछ भी ना हासिल हुआ हो, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस के लिए इतने वफादार हैं कि अगर आपको दिल्ली से एक आवाज लगाई गई तो आप हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूं। आप हैं तो कांग्रेस हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है आपके बिना, पार्टी का कोई वजूद नहीं है आपके बिना, मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता का कोई वजूद नहीं है अगर सामने ये भीड़ न बैठी हो। अगर आप लोग ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं है। मैं आपको सलाम भी करता हूं, आपका सम्मान भी करता हूं और आपसे इतना कह रहा हूं कि अब तक जो हुआ है वो हुआ, हमारे विभाग में अब ये नहीं होगा। हमारे विभाग में जिलेवार, राज्यवार आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा और जिला कमेटियों में भी, मेन बॉडी में भी अगर आपको ये लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो मेरा दरवाजा खुला है। एआईसीसी में मेरा ऑफिस है। आप सारे लोग, मैं पिछले 4 महीने से लगभग 3.5-4 महीने हो गए, आप सारे लोग जो आते हैं एआईसीसी वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने अपना दरवाजा खोल रखा है। मुझसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आइए। आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के फला जिले में मेन बॉडी में सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जिला अध्यक्ष से भी बात करूंगा, लड़ूंगा आपके लिए। और वहां मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं अपने आला कमान से बात करूंगा, मैं राहुल जी से बात करूंगा, मैं प्रियंका जी से बात करूंगा, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं। यहां आशीष दुआ जी बैठे हैं, आप भी आप सोचिए कि आप भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश में बतौर सा प्रभारी लगे हुए हैं और एआईसीसी में बतौर सेक्रेटरी हैं। एआईसीसी में आपका एक कमरा है, आप उन तक भी समस्याएं लेकर आइए। मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो एक बात आई थी बीच में कि कम्युनिकेशन गैप है, संवाद नहीं है, आपसी बातचीत नहीं है, इस सिलसिले को थोड़ा आप भी शुरू करिए, हम भी शुरू करें। अभी किसी साथी ने 2-3 बातें कही थी कि हमारे जितने प्रमुख पर्व होते हैं उस पर कोई आला कमान के तरफ से बधाई संदेश नहीं आता। देखिए मेरे भाई, वक्त ऐसा आ गया है कि चारों तरफ से इतनी ज्यादा खबरें हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा कुछ उत्सव है या इतना ज्यादा कुछ दुख है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ऐसे में कभी कभी आपको अपनी बात डलवाने के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे समाज के एक बड़े मौलाना का एक दिन इंतकाल हुआ, मैं असम चुनाव में था उस दिन, तो मुझे लगातार फोन आने लगे कि इतने बड़े मौलाना और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े जिम्मेदार आदमी, आप राहुल जी से बात करिए कि इस पर ट्वीट करें। वो समाज उम्मीद करता है अगर आप किसी अहम जगह पर हैं। मैं असम में सुदूर अंचल में था, मेरा नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, मैंने मैसेज किया उनकी टीम के सदस्यों को, मैंने दीदी के टीम के सदस्यों को मैसेज किया और मुझे खुशी थी कि जब मैं नेटवर्क में प्रॉपर आया और ट्विटर चलने लगा तो मैंने देखा कि राहुल जी की यहाँ से भी शोक संदेश जो है वो ट्विटर पे जा चुका था और प्रियंका जी के यहाँ से भी। आला कमान बहुत ईमानदार है। कभी कभी होता है कि आपकी बात नहीं पहुँच पाती या सही माध्यम से बात नहीं पहुँच पाती और ऐसे में हम सारा ठीकरा फोड़ देते हैं कि नेतृत्व नहीं चाहता। नेतृत्व क्यों नहीं चाहेगा? नेतृत्व ने तो ऐसे मुश्किल हालात में भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं हमारे आपके जिन पर लड़ने पर उनका राजनीतिक नुकसान हो रहा था, वोट का नुकसान हो रहा था, लेकिन हमारे नेतृत्व ने कभी ये नहीं सोचा कि नफा और नुकसान क्या होता है। उन्होंने संविधान की राजनीति की, उन्होंने संविधान को आगे ले जाने की राजनीति की। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनको पार्टी ने सब कुछ दे दिया लेकिन वो छोड़ के चले गए। मुझसे किसी मीडिया के साथी ने सवाल किया, ये छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, आप क्या कहते हैं इस पर? मैंने कहा उनका सवाल हमसे मत पूछिए। जिनको पाल पोस के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा किया, अगर वो चले गए तो उनका सवाल हमसे मत पूछिए, उनसे पूछिए। अगर बेटा बाप को छोड़ के चला जाए तो गलती बाप की नहीं होती है, बेटे की होती है। और राहुल जी जो लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ाई बहुत मुश्किल है। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है।
हमें इस बात को समझना पड़ेगा। किसी मेरठ के साथी ने, मेरठ कैंट के साथी ने कहा है टिकट की बात कि मैं 4 बार से मांग रहा हूं, मुझे टिकट नहीं मिला। मैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी में हूं, मैं उसका एक जिम्मेदार सदस्य हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, पार्टी सर्वे करवा रही है, आप सर्वे में नीचे से अपना नाम भिजवाइए, आवेदन आपने कर ही दिया होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उस कमेटी में आपके लिए पहली लड़ाई इमरान प्रतापगढ़ी लड़ेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। आप चलिए, अगर आप सक्षम हैं, वरना वो भी विभाग जमा करवा देता, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि आप सक्षम हैं, आप तो कई लोगों के 11,000 जमा करवाने की क्षमता रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कभी भविष्य में विभाग के किसी साथी को, अक्षम साथी को जरूरत पड़ेगी तो महेंद्र जी आपसे ही संपर्क करिएगा, इन्हीं से जमा करवाया जाएगा। ये बड़े सक्षम आदमी। देखिए, एक और अच्छी बात हुई ना, आज नेताजी हमारे बीच में आई। मैं चाहता तो इस कार्यक्रम में आईसीसी के कई बड़े जिम्मेदार और जनरल सेक्रेटरीज बुलाए जा सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं बैठूं, आप बैठें। मैं जानता था आपके दिल में बड़ी भड़ास है, कुछ बातें ऐसे भी निकलेंगी जो महफिलों की नहीं होंगी, घर के बातचीत की होंगी। आप भी बात कर रहे थे तो कभी कड़वे हो गए, तो मैं नहीं चाहता था कि और बड़े लोग आकर के बैठें तो उनके सामने पहली बार में ही कड़वाहट निकल के आ जाए। मैं आपसे पहली बार मिल लिया, अब अगली बार महेंद्र जी मैं आपको एक जिम्मेदारी देता हूं, विभाग की तरफ से एक बड़ा कन्वेंशन करिए, कम से कम देश भर से 1000 सिख भाई इकट्ठे हों और उसमें हम टॉप लीडरशिप ला करके बिठाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और फिर उनके सामने हम अपनी बात रखें। देखिए, राजनीति जो है ना, वो संख्या पे बहुत निर्भर करती है, ताकत पर बहुत निर्भर करती है। सम्मान चाहिए, टिकट चाहिए, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो टिकट के लिए सिर्फ सरदार या सिर्फ मुसलमान होना ही बहुत कुछ नहीं है। टिकट के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारी चीजें, आप जानते हैं इस बात को। और ये भी देखा जाएगा कि संख्या कितनी है, ये भी देखा जाएगा कि आपका सामर्थ्य क्या है, ये भी देखा जाएगा कि आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये भी देखा जाएगा कि वहां बाकी कास्ट का जो है वो इक्वेशन क्या है। बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, लेकिन ये मेरा वादा है, यहां खड़ा होकर के ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, आप महसूस करते हैं किसी भी राज्य में कि आपका हक बनता है, जायज हक, तो कोई आपकी लड़ाई लड़े ना लड़े, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आपकी लड़ाई लड़ेगा और आला नेतृत्व के सामने जाके आपकी लड़ाई लड़ेगा। ये मेरा वादा है। आज आप आए, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नेताजी ने घोषणा कर दी कि महिला जो है वो डिपार्टमेंट है, महिला कांग्रेस है, उसमें भी सिख समाज, मुस्लिम समाज, पारसी समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज और क्रिश्चियन समाज, इन सारे समाजों की महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा वादा है, ये बहुत बड़ी घोषणा है। एक बार उनकी इस घोषणा के लिए जोरदार ताली बजाइए कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, वो हमारे बीच में आई। और उनको भी बुलाने का एक मकसद मेरा यही था कि चूंकि खुद वो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, तो कितना खूबसूरत हिंदुस्तान इस समय बैठा है। सामने सरदार भाई हैं, मैं मुसलमान हूं, आप ईसाई हैं, कई सारे साथी इसमें, अच्छा जैन भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे मीनाक्षी जी यहाँ बैठी हैं, वो खुद ईसाई समाज से आती हैं। हाँ, कई सारे, क्रिश्चियन का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो नेताजी कर ही रही हैं, तो बैठी हैं। मेरे कई सारे मित्र यहाँ हिंदू भाई भी बैठे हैं। वो जो असली हिंदुस्तान का ख्वाब जो कांग्रेस पार्टी देखती है ना, वो आज इस कमरे के नीचे मौजूद है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कांग्रेस की। आपको क्या लगता है गांधी परिवार से भाजपा इतना क्यों डरती है? कभी आप सोचते हैं? कभी आप सोचते हैं कि एक राहुल गांधी के खिलाफ पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी पिछले 7 साल से अरबों रुपया खर्च करके उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? आखिर क्यों? कभी आप सोचते हैं? सत्ता में हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में हैं, फिर भी राहुल जी के खिलाफ उनकी ट्रोलिंग कम नहीं है, इमेज खराब करने की कोई साजिश आज भी कम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि गोडसे हमेशा गांधी से डरता है, हमेशा डरता है। वो जानते हैं कि वो यहां कितना भी गोडसे को अपने दिल में बिसा लें, लेकिन जब उन्हें अमेरिका जाएंगे या दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो कोई एक जो बाइडेन खड़ा होगा और उन्हें बता देगा कि अमेरिका तो गांधी के रास्ते पर चलेगा। उन्हें यह बता देगा कि देश, दुनिया
गोडसे और सावरकर के विचारों से नहीं चलेगी, गांधी के विचारों से चलेगी। वो इसलिए डरते हैं, इसीलिए समाज को बांटने के लिए, अलग अलग तरह से नफरत फैलाने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करेंगे, करते हैं। उन साजिशों को हमें समझना पड़ेगा। और सिर्फ यहां ही एकजुट मत दिखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ के साथी आए होंगे, यहाँ झारखंड के साथी हैं, मध्य प्रदेश के साथी हैं, पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और सुदूर अंचल कई राज्यों के लोग हैं। सिर्फ यहाँ एकजुट मत दिखिए, ग्राउंड पर भी अपने लोगों के साथ खड़े होइए, दिखिए। अगर एक समाज पे कहीं जुल्म होता हुआ दिखे तो आप आगे बढ़ के उसके साथ खड़े होइए। ये अपील हम सबको अपने इलाकों में करनी पड़ेगी। कांग्रेस की पूंजी क्या है? मोहब्बत, एकजुटता, सौहार्द, प्यार, भाईचारा, ये कांग्रेस की पूंजी है। देश हमें कहां मिला था 1947 में? आज ये 2-2 दिन के बच्चे जो है वो सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। तो दरअसल वो कांग्रेस को बुरा नहीं कह रहे हैं, वो दरअसल अपने बाप दादा की परवरिश को भी बुरा कह रहे हैं, वो अपने वालिदैन को भी बुरा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, मतलब तुमने क्या दिया। क्योंकि एक वक्त तो इस देश में हर व्यक्ति कांग्रेसी था, हर व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा का था लगभग। ऐसे में अगर उनके वालिदैन ने, उनके दादा ने, उनके नाना ने, उनकी नानी ने, उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने कांग्रेस को वोट दिया था, तो जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, तो दरअसल वो सिर्फ कांग्रेस परिवार को बुरा नहीं कह रहे होते हैं, वो अपने वालिदैन और उनकी चॉइस को भी बुरा कह रहे होते हैं। ये जमीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। वो जो 1947 का हिंदुस्तान था, कभी सोचिएगा कि वो हिंदुस्तान हमें कहां मिला था। पंडित नेहरू जी को वो हिंदुस्तान कहां मिला था, और पंडित नेहरू जी ने आज उस हिंदुस्तान को वहां से सफर करके जो आज यहां तक पहुंचा है, किन परिस्थितियों में वहां से निकाला होगा। ये जमीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये एक मुश्किल वक्त है, ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन मायूस होने से काम नहीं चलेगा। आज हम माइनॉरिटी हैं, कहने के लिए हमारी पार्टी भी जो है ना बहुत अल्पमत में है, वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि आप राहुल गांधी की दिन भर ट्रोलिंग होते हुए देखते हैं, लेकिन राहुल जी को मुस्कुराते हुए आपने कभी देखा है कि उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता हो? वो उसी तरह उनके चेहरे पे एक अजीब सी नूरानियत है, एक अजीब सा तेज है। और उसके उलट आप कभी अमित शाह जी का चेहरा देखिए, कभी जेपी नड्डा जी का देखिए और कभी नरेंद्र मोदी जी का देखिए। परेशान करने वाला तो सुकून कुछ, परेशान होने वाला तो सुकून कुछ पा भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। तो उनकी परेशानी जा नहीं रहे, वो मुसलसल इस फिक्र में है कि गांधी परिवार की इमेज कैसे खराब करें, कांग्रेस की इमेज खराब करें, कैसे करें। लेकिन जब इतने सच्चे लोग सामने बैठे हों जो बिना स्वार्थ के, मैं आप सबको एक बार फिर से इस बात के लिए सलाम करता हूं कि बिना स्वार्थ के आप कांग्रेस के झंडे को अपने हाथों से उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ नहीं चाहते हैं, मैं जानता हूं, आप सम्मान चाहते हैं, आप इज्जत चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं। आप जब किसी विभाग में जाएं तो सम्मान से आपको कोई बिठा ले, एक कप चाय पिला दे, इससे ज्यादा और कोई क्या चाहता है। मेरे विभाग में जब मैं बैठता हूं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में, आईसीसी में, तो दिन में 300, 400, 500 लोग मिलने आते हैं। मैं एक एक व्यक्ति से खड़ा होकर फोटो खिंचवाता हूं। मैं अपनी कुर्सी पे बैठा रहता हूं और वो चाहता है कि मैं फोटो खिंचवा लूं, तो मैं खड़ा हो जाता हूं। तो मेरे ऑफिस के लोग मुझसे मना करते हैं, सर इतनी बार आप क्यों उठते हैं? मैंने कहा यार कोई 1000 किलोमीटर से आया है, हम उसको, उसके आने को, उसकी आमद को अगर इतनी इज्जत भी नहीं दे सकते तो बेकार है हमारा यहां पर होना। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूं, आप जिस भी राज्य से आए हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो प्रतिनिधि आपके बैठे हुए हैं, इनका भी गिरेबान पकड़ के रखिए, इनको छोड़िएगा मत।
इनको विभाग ने इसीलिए जिम्मेदारी दी है कि ये अपने समाज को जोड़ें, अपने समाज का काम करें। मैंने इससे पहले जैन समाज की मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग में सबसे पहली बात तो यही सुनने को आई कि भाई हमें पहली बार जिंदगी में कांग्रेस हमसे बात कर रही है, हमें इसी बात की खुशी है। मैंने कहा नहीं, इतने से मत खुश होइए, हम अभी अब कई राउंड आपसे बात करेंगे, लगातार बात करेंगे। आप बात करते करते या तो हमारे हो जाएंगे या थक जाएंगे, लेकिन हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे हो नहीं जाएंगे, कांग्रेस के नहीं हो जाएंगे। मैं आज ये कार्यक्रम कर रहा हूं, बहुत जल्द हम ईसाई समाज के लोगों के साथ एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिलीप राजपाल जी, महेंद्र बोरा जी, एक अमन चीमा जी हैं जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, और भी जो ये जो जियाले यहाँ पे खड़े हैं, इनको सब पहचान के रखिए, इनका गिरेबान पकड़ के रखिए अगर ये आपके किसी मुद्दे पे नहीं बोलते हैं तो। और अगर ये आपके मुद्दे पे नहीं बोलते हैं तो आप मुझसे बताइए कि ये हमारे मुद्दे पे नहीं बोल रहे। मैं उम्र में भले इनसे छोटा हूँ, मेरा पद बड़ा है, तो मैं इनको निर्देशित कर सकता हूं। मैं बड़े हैं तो इनको आदेशित नहीं करूंगा, मैं इनको निर्देशित करूंगा कि छत्तीसगढ़ में ये समस्या है, झारखंड में ये समस्या है, आप बोलिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये विजिट करेंगे और मैं लगातार इन्हें दौड़ा के रखूंगा। मैंने ये सोच रखा है कि ये सब अभी नौजवान हैं, उम्र भले चेहरे पे दिखने लगी हो, बुजुर्ग लगने लगे हो, लेकिन ये नौजवान लोग हैं, इनसे बड़ा काम लेना है मुझे। मैं इन्हें लगातार राज्यवार दौड़ाऊंगा। और अभी छाबड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, कैसे विभाग वहां पे अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है, मैं आपके सुझाव के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। एक बड़ा आयोजन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां पर बहुत जल्दी सिख समाज का करेगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि अगर आपने बड़े पैमाने पे इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया तो मैं मैडम प्रियंका जी को उस कार्यक्रम में जरूर लेकर के आऊं, ये मेरा आपसे वादा है। अभी भाई साहब ने एक बात कही थी कि मैडम प्रियंका जी वहां पर हैं और 4-5 दिन में, अभी तक 3 दिन में शायद किसी सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का मौका नहीं मिल पाया है। ऐसा है तो गलत है, ऐसा है तो क्यों हुआ है, मैं इस पे वार्ता भी करूंगा। और आप मेरे ऑफिस आएँ और मुझे बताएं कि किससे आपने बात करने की कोशिश की जो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। आप एक प्रतिनिधि मंडल का वो हमें नाम पूरा डिटेल दें, मैं वहाँ पे बात करता हूँ प्रियंका जी की टीम से और आपको ज़रूर मिलने का मौका मिलेगा। प्रियंका जी तो आप खुद देखिए कि प्रियंका जी इतने बड़े कद की नेता हैं और उत्तर प्रदेश में एक दिन वो बिना संगठन को बताए हुए एयरपोर्ट पे लैंड करती हैं, तब प्रदेश को पता चलता है कि प्रियंका जी आ गई हैं, और तब से लगातार वो अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से सिर्फ और सिर्फ मुलाकात कर रही हैं, बात कर रही हैं। तो वो मिलना चाहती हैं। कभी कभी होता है, वही बात है ना कि बीच में जो लोग हैं कभी कभी वो नहीं पहुंचने देते चीज़ों को, या नहीं पहुंच पाती चीज़ें, या कभी कभी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो हमें सब समझना पड़ेगा और थोड़ी कोशिशें लगातार जारी रखनी पड़ेंगी। हम जब तक, देखिए बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है, ये हम बचपन से ये कहावत सुनते आ रहे हैं। तो अपनी चीज़ों के लिए हमें जो है वो बोलना तो पड़ेगा। ख्वाब देखो कोई ख्वाहिश तो करो, ख्वाब देखो कोई ख्वाहिश तो करो, जीना आसान है कोशिश तो करो, लोग मरहम भी लगाएंगे तुम्हें, पहले जख्मों की नुमाइश तो करो। अपने जख्म दिखाओ तो, अपनी बात बताओ तो, कहो तो, चीखो चिल्लाओ, लेकिन बोलो अपनी बात। और एक जो बात आज मैं, ये बहुत चूंकि पारिवारिक मीटिंग है इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी सिख समाज की तरफ सोचा जाता है या बात करने से लोग कभी कभी मुझे लगता है कि डरते हैं। मैं महन से पहली बार बात कर रहा था कि हम सिख समाज की मीटिंग करें तो सवाल सबसे बड़ा कौन आएगा, तो इन्होंने कहा कि इमरान भाई जो सबसे बड़ा सवाल आएगा सर वो ये होगा कि 1984, इसलिए लोग बचते हैं इस पे बात करने से। देखिए ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैं शायर आदमी हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ, मैं दिमाग से बात नहीं करता। मैं सियासत में भी इसलिए आया क्योंकि मुझे हाशिए पर जो लोग मौजूद हैं उनकी लड़ाई लड़नी थी। मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे एक बात कह रहा हूँ कि हमारे आपके दर्द लगभग एक जैसे हैं। आपने दंगे झेले हैं, हमारी नस्लों ने तो बहुत सारे दंगे झेले हैं, बहुत सारे। हम गिनाने पे आए तो हमारी उंगलियां खत्म हो जाएंगी और सिलसिला खत्म नहीं होगा। एक दर्द वाला दूसरे दर्द वाले के दर्द को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। जब हमारे आपके सामने कोई ज़्यादा, जैसे हमें लगता है ना कि हम बहुत गरीब हैं, हमें ईश्वर ने बहुत सारे संसाधन नहीं दिए, लेकिन हम अगले पल किसी अपने से गरीब इंसान को देखते हैं, या हम किसी अपने से कमतर इंसान या परेशान इंसान को देखते हैं तो हमें अपनी परेशानी छोटी लगने लगती है। तो मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूँ
कि आपके दिल में जो जख्म है, जो दर्द है, उससे कई ज़्यादा गुना दर्द एक और समाज है जिसमें है। लेकिन माजी का मातम करने से मुस्तकबिल बेहतर नहीं बनता है। यानी जो बीत चुका है हम उसका मातम करते रहेंगे तो आने वाला कल जो बहुत ख़राब होने की अंदेशे में है वो और ख़राब होता चला जाएगा। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चीफ की हैसियत से एक बात आपसे कहता हूँ, आप अपना ज़ख्म लेके आइए, मेरे पास मोहब्बत का मरहम है, मैं उसे लगाऊंगा और मिलजुल करके एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक नया भारत बनाने के लिए, एक नई कांग्रेस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वो कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, ये प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस है, ये सोनिया जी की कांग्रेस है, ये बदली हुई कांग्रेस है, ये नौजवान पीढ़ी की नई कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है कि मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि कोरोना काल में आप लोग क्या कर रहे थे, राहुल जी क्या कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के यूथ ब्रिगेड का जो अध्यक्ष है, जो यूथ मोर्चा का अध्यक्ष है, उसका नाम है तेजस्वी सूर्या, और हमारा जो यूथ का अध्यक्ष है उसका नाम है श्रीनिवास। दोनों की तारीख उठा के देखिए, एक कोरोना में सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था, और एक कोरोना में बेंगलोर में एक कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था। यह है कांग्रेस और भाजपा में अंतर। राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास, इमरान प्रतापगढ़ी और नेता डिसूजा बनते हैं, और जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या जैसे लोग बनते हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग बनते हैं, जो मंचों पर खड़े होकर के नारे लगाया करते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के नारे लगाने वाले लोग बनते हैं। तो कांग्रेस एक बदली हुई कांग्रेस है। आइए इस नई लड़ाई में, इस नए निर्माण में हमारे सहयोगी बनिए, हमारे साथ चलिए, क्योंकि जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी, संविधान कमजोर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, तो मेरे भाई जो पहली चोट और बड़ी चोट पड़ेगी वो हमको आपको पड़ेगी। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, और परिवार जब 70 साल पुराना हो, 75 साल पुराना हो, तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खुद कभी कभी लगता है कि हाँ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे बड़े, मेरे बुजुर्गों, हम अगर अपने ही परिवार यानी कि अपना जो खानदान है, अगर उसके 70 साल 75 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे आपके परिवार में भी एक आध दो लोग ऐसे गुजरे होते हैं जिनको लगता है कि काश ये हमारे खानदान में ना पैदा हुआ होता तो अच्छा था। हमको आपको भी लगता है। बहुत बड़ा जब परिवार होता है तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें जो कि शायद बहुत बड़ी भी हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, हमें वो नज़रअंदाज करनी पड़ेगी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। उनके मंसूबे तो ऐसे हैं कि किसी भी हमारी भाषा बदली जा रही है, हमारी तारीख बदली जा रही है, हमारा इतिहास बदला जा रहा है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उनसे कल्चरली लड़ नहीं पा रहे हैं। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें ऐसे मोर्चे तैयार करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा सुझाव रहा है भाई साहब का, मैं उस पर भी काम कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट में, महिला मोर्चा में भी, महिला कांग्रेस में भी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी हमें कल्चरल विंग भी तैयार करें जो साहित्यिक और सांस्कृतिक तरीके से भी इनसे लड़ाई लड़े। हम इस पर भी कोशिश शुरू करने चल रहे हैं। और आप सबको आखिर में इतना कह रहा हूं कि आप सबका एक बार फिर से दिल से बहुत धन्यवाद। आप आए, साथ में अभी हम लोग, मैंने सुना है कि खाने की भी व्यवस्था है, खाना भी मिलेगा। सरदार भाइयों के कार्यक्रम में जाए और कोई भूखा लौट जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतिहास में है ही नहीं। तो दुनिया की, मैं आपकी कौम को दुनिया की बहादुर तरीन और सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाली कौम मानता हूँ। इसलिए भी मैं आपको सलाम करते हुए आपसे कह रहा हूँ कि आइए मिल के एक नई लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस आपके साथ, आपकी वजह से आगे बढ़ेगी और उसमें बराबर सम्मान भी होगा। आपके सम्मान के लिए जो पहली लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो सबसे पहले मैं लड़ूंगा। मैं जब तक इस पद पर हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके साथ रत्ती भर भी कहीं भी भेदभाव नहीं होगा, आपको सम्मान मिलेगा, ये मेरा वादा है। और इसकी शुरुआत मैं अपने विभाग से करूंगा। एक बार नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।